स्टूडेंट, अब हम कई दिन हो गए, 3-4 दिन 5-4 दिन हो गए वीडियो डाले हुए जो है। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर। वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि तुम्हारा वो जो टेस्ट था उसमें तैयारी करते तुम जो है ये वीडियो देख नहीं पाते जो। तो क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले ही करवा दिया था चैप्टर जो है, इसलिए नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता था। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस का मतलब होता है बॉडी के कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑब्जर्विंग में जाना। हमने पढ़ा था मेंडल वाले में जीन लेके जाता था कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑब्जर्विंग में, लेकिन यहां पढ़ेंगे वो जो जीन है वो वास्तव में मोलिक्यूल है, डीएनए का मोलिक्यूल है। जीन तो डीएनए पे होते हैं, तो डीएनए के बारे में पूरा चैप्टर डीएनए के बारे में, पूरा चैप्टर डीएनए के बारे में है, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए या जीन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए या जीन पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व में कैसे लेके जाता है। पहले तो डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो हमने +1 में पढ़ी थी। जो डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो हमने +1 में पढ़ी थी, और उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ फिलहाल मैं। जो पहले तुम्हारा वो वैसे एक होता है जेनेटिक मटेरियल, एक होता है जेनेटिक मटेरियल जो बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करे और बॉडी पेरेंट्स से ऑब्जर्विंग में जाए। जो मॉलिक्यूल बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करे और पेरेंट्स से ऑब्जर्विंग में जाए तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्विंग में लेके जाए। जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं माँ बाप के गुण बच्चे में लेके जाए। जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं माँ बाप के गुण बच्चे में लेके जाए और बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल भी करे और इनहेरिट भी करे, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंट से बात मालूम पड़ा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बॉडी के कैरेक्टर जो डीएनए से कंट्रोल होते हैं और डीएनए ही पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्विंग में लेके जाता है। इसके एक्सपेरिमेंट करने, पहला एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफिथ का है, तो ग्रिफिथ का नहीं ले रहा पहले, मैं मुश्किल वाला ले रहा हूँ। सबसे मुश्किल एक्सपेरिमेंट पहले ले रहा हूँ मुझे। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट हैं, हार्से और चेज। 1952 में इन दोनों ने प्रूव किया कि बॉडी के कैरेक्टर डीएनए से कंट्रोल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। बॉडी के कैरेक्टर पेरेंट्स और सोल में डीएनए ले जाएगा, प्रोटीन नहीं लेके जाएगी। जो ये प्रूव किया है, इसने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। इसका मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ेगा वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मैं जो। तो क्या एक्सपेरिमेंट है? हार्से चेज ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो बोले ई कोलाई तो बैक्टीरिया था और वायरस था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? दी साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज वायरस। हार्से और चेज ने एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया था। अगर कोई पूछे ई कोलाई पे किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जेनेटिक्स के बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पे हुए। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पे हुई है। जो हार्से चेज ने भी एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर। और वायरस का दूसरा नाम फेज होता है, PHAG। और जो वायरस का दूसरा नाम है फेज, और वायरस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करे तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो दो चीजें ली है इसने, एक तो लिया है ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है और दूसरा वायरस लिया है बैक्टीरियोफेज। इनसे मालूम पड़ेगा कि ये दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मालूम पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। कैसे देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हार्से और चेज ने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे जो P32 S35।
हर्से और चेस साइंटिस्ट ने दो मॉलिक्यूल लिए, फॉस्फोरस 32, सल्फर 35। हमारे को पता है फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 30 होता है। अगर 30 से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो तो वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो फॉस्फोरस था वो रेडियो एक्टिव था, क्योंकि उसमें 30 नहीं है, 32 है। दूसरा, सल्फर एटॉमिक मास 32 होता है, लेकिन अगर एटॉमिक मास 35 हो तो वो भी रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो फॉस्फोरस 30 और सल्फर 35 ये यूज किए अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्यों यही मॉलिक्यूल क्यों यूज की तो बता रहा हूं मैं। फॉस्फोरस जो है डीएनए में मिलता है, सल्फर प्रोटीन में मिलता है। फॉस्फोरस जो होता है ऐसा एलिमेंट है जो डीएनए में तो मिलता है, शुगर फॉस्फेट बेस के रूप में फॉस्फोरस, प्रोटीन में नहीं मिलता। जो उसी तरह से सल्फर प्रोटीन में होता है, अमीनो एसिड होता है मिथ्योनिन सिस्टीन जिसमें सल्फर मिलता है। सल्फर अमीनो एसिड या प्रोटीन मिलता है, लेकिन सल्फर कहां नहीं मिलता, डीएनए में नहीं मिलता। सल्फर प्रोटीन में मिलता, डीएनए में नहीं मिलता। फॉस्फोरस प्रोटीन में मिलता, डीएनए फॉस्फोरस डीएनए का है, प्रोटीन में नहीं है। सल्फर प्रोटीन का है, डीएनए में नहीं है। फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में है डीएनए में, सल्फर जो है अमीनो एसिड के रूप में है प्रोटीन में, मिथ्योनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड के रूप में। चलो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस के अंदर ऐड किए गए, वायरस में ऐड किए गए या बैक्टीरिया के अंदर ऐड किए गए? तो हम बोलेंगे वायरस के अंदर ऐड किए गए। कैसे ऐड किए गए वो लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट के एंड में बताऊंगा कैसे ऐड किए गए। फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस वायरस के अंदर डीएनए में डाला गया, क्योंकि वायरस के पास दो ही चीजें होती हैं। वायरस के पास सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक प्रोटीन कोड होती है, एक डीएनए होता है। वायरस के पास दो चीजें होती है, प्रोटीन कोड और डीएनए। वायरस के पास प्रोटीन कोड होती है, डीएनए, दो ही चीजें होती है। तो एक वायरस का अगर प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बना दिया, समझ जाओ उसमें सल्फर ऐड किया गया। सल्फर से ही रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोड में जाएगी। और जिस वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब उसका फॉस्फोरस ऐड किया गया उसके डीएनए में। जो तो दो एक्सपेरिमेंट एक साथ किए गए थे इन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं क्या थे। जो मैं डायग्राम दिखाता हूं एनसीईआरटी का क्या डायग्राम था। जो दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस है। इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, और इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, डीएनए रेडियो एक्टिव। शायद दूर से पता नहीं ये वर्ड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। प्रोटीन, प्रोटीन का नाम पता है, प्रोटीन कोड, और रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है। इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है। अगर वर्ड नहीं भी दिख रहे, मैं आगे तो वर्ड्स बड़े बना दूंगा, नहीं भी दिख रहे हैं वर्ड्स तो नाम, मैं वर्ड से बोल रहा हूं, इससे समझ जाओ। डीएनए रेडियो एक्टिव, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, दो एक्सपेरिमेंट एक साथ किए गए। बड़े गौर से समझना होगा ये एक्सपेरिमेंट। हर्से और चेज ने दो एक्सपेरिमेंट किए एक साथ। कैसे? एक बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करवाया उसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव थी। एक वायरस, एक बैक्टीरिया के ऊपर वायरस जो अटैक कर रहा है उसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। दूसरे वायरस पे जो, दूसरे बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक कर रहा है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव। और जब वायरस बैक्टीरिया से अटैच होगा तो उसको पता है क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। यह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बॉडी के अंदर जाना बोलते हैं। यहां अटैच हुआ है, इसी को इन्फेक्शन बोलते हैं। व्हेन वायरस इज अटैच विद द बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जब वायरस बैक्टीरिया से अटैच होगा तो इसको बोलेंगे इन्फेक्शन। ठीक है, अब दूसरे पे दूसरा स्टेप।
दूसरा स्टेप है, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। दूसरे स्टेप में पहले तो इन्फेक्शन किया, अरे ये ले लो यार, ये 2 ट्यूब है, इनमें ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिया, और इन 2 ट्यूब में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला, और फिर वायरस डाल दिया, वायरस बैक्टीरिया अटैच हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो गया। फिर दोनों ट्यूब को तेजी से हिला दिया, दोनों ट्यूब को तेजी से हिलाया, वायरस का जो भी पार्ट बैक्टीरिया के बाहर था वो अलग हो गया। ब्लेंडिंग किसको बोलते हैं, हिला देने को, इसलिए ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ब्लेंडर, BLENDER, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडिंग की वजह से इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडिंग की वजह से एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो क्या किया शुरू में बैक्टीरिया डाला, वायरस डाला, वायरस अटैच हो गया, क्या कहा इसको, इन्फेक्शन। फिर इसको तेजी से हिला दिया, बैक्टीरिया से जो भी अटैच था वायरस का पार्ट बाहर वो अलग हो गया, इसको बोलो ब्लेंडिंग। फिर ब्लेंडिंग करने के बाद दोनों ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख दो, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में, जो फिर क्या होगा वो बता रहा हूं। तीसरा पार्ट, ब्लेंडिंग जब की तो प्रोटीन कोड जो भी बैक्टीरिया के बाहर था वो अलग हो गया। तीसरा काम सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा, पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा यहां लिख देता हूं सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले क्या किया, वायरस को बैक्टीरिया में अटैच किया, इन्फेक्शन हुआ, फिर हिला दिया, ब्लेंडिंग कहा, और थर्ड स्टेप है, क्या है थर्ड स्टेप, इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूज मशीन के बाद हमारे को पता है कुछ चीज नीचे बैठ जाती है, कुछ सॉल्यूशन में रह जाती है, कुछ चीज नीचे बैठ जाती है और कुछ सॉल्यूशन में रह जाती है। अब पता है रेडियो एक्टिविटी, अब ढूंढो रेडियो एक्टिविटी कहां मिली। यहां एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, मैं जो अभी अब लाइन बोलूंगा। जिस वायरस की प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी उस केस में रेडियो एक्टिविटी यहां मिली, सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट, ये पहले। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो बड़ी चीज नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैक्टीरिया बैठेंगे, इधर भी बैक्टीरिया नीचे बैठ गए और ये सॉल्यूशन में रह जाएंगे वायरस। मैंने क्या कहा, जब सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या हुआ, वायरस का पार्ट जो था वो हल्का था, वो सॉल्यूशन में रह गया और बैक्टीरिया नीचे बैठ गया। अब मैं गौर से बोलूंगा, एक बात जो बोलूंगा गौर से सुना। जिस वायरस की प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव बनाया था, लास्ट में वो प्रोटीन कोड सॉल्यूशन में मिली, बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिली। प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव बनाया था और बाद में वो प्रोटीन कोड बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई, बाहर रही, इसलिए रेडियो एक्टिविटी बाहर सॉल्यूशन में मिली। इस केस में। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया है, दूसरे केस में डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया है। इस केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिली, यानी बैक्टीरिया डीएनए के अंदर गया है। इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि वायरस का कौन सा हिस्सा बैक्टीरिया के अंदर जाता है, बस ये करना है। वायरस का कौन सा हिस्सा है जो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो हम बोलेंगे जब प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाते हैं तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में नहीं मिलती, इसका मतलब प्रोटीन अंदर नहीं जाती। जब डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाते हैं तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिलती, इसका मतलब डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। बस तो नया वायरस बनेगा, उसके पास पहले वाले वायरस का क्या है, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रहेगी थी, प्रोटीन कोड तो नए वायरस में नहीं बनेगी, प्रोटीन कोड तो पहले वाले वायरस की बाहर ही रहेगी। जो डीएनए था, जो पहले वाले वायरस का डीएनए था वो अंदर गया है, उससे नया वायरस बनेगा। तो मतलब पहले वाले वायरस से दूसरे वाले वायरस में डीएनए जाता है, यानी डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। फिर एक वायरस से दूसरे वायरस के पास प्रोटीन कोड नहीं जाती, वो तो बाहर नहीं जाती। इस एक्सपेरिमेंट में देख चुके, जब प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव बनाया तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, क्योंकि प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिविटी वो सॉल्यूशन में रहेगी, बाहर ही रहेगी। लेकिन जब डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिली,
रेडियो एक्टिविटी डीएनए को जब रेडियो एक्टिव बनाया तो वो रेडियो एक्टिविटी मिली बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि डीएनए अंदर चला गया और इसी डीएनए से नए वायरस बनेंगे। तो पहले वाले वायरस का नए वाले वायरस पर डीएनए जाता है और कोई भी मॉलिक्यूल पेरेंट्स से अपसर्बिंग हो जाए तो जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो वायरस के अंदर पहले वाले वायरस से जो डॉटर वायरस बनेंगे, अपसर्बिंग बनेगी, उनमें डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं जाती। अगर डीएनए प्रोटीन दोनों ही जाती तो दोनों में रेडियो एक्टिविटी मिलती। डीएनए और प्रोटीन अगर पूरा वायरस अंदर जाता तो रेडियो एक्टिविटी दोनों मिलनी चाहिए। प्रोटीन को रेडियो वायरस की प्रोटीन रेडियो एक्टिविटी वो भी अंदर जाने मिलनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी इसमें मिलनी चाहिए, डीएनए वाले में मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरा वायरस अंदर गया। और यूं बोलते जी डीएनए बाहर रहता है, प्रोटीन अंदर जाती है। तो बोले डीएनए अगर बाहर रहता तो रेडियो एक्टिविटी, इस केस में जब डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया तो बाहर मिलना चाहिए, डीएनए रेडियो एक्टिविटी बाहर मिलनी चाहिए। डीएनए अगर हम बोले कि डीएनए जो है वो बाहर रहता है, मान लो ये अगर ये बोल दूं तो बोलो डीएनए बाहर रहता तो बाहर रेडियो एक्टिविटी मिलती, डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया तब। रियलिटी में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाते हैं तो बाहर रेडियो एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि प्रोटीन नहीं जाती अंदर वायरस की। तो डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाते तो वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया मिलती है, क्योंकि डीएनए अंदर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था, हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट था ये। कई बार स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस को तो कल्चर ही नहीं कर सकते, तो वायरस का रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड कैसे बना दिया हमने, या डीएनए का रेडियो एक्टिव, एक वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव कैसे बना दिया, रेडियो एक्टिव डाल कैसे दी वायरस के अंदर। दूसरा, प्रोटीन कोड जो है रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोड कैसे डाल दीजिए। इसके लिए जैसे याद रखना, बस समझाने के लिए, एक बैक्टीरिया लेंगे, उसको कल्चर करेंगे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लेगा, क्या कहा मैंने, एक बैक्टीरिया ले लो और उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ले लो। शुरू की बता रहा हूँ रेडियो एक्टिव कैसे डालते हैं। एक बैक्टीरिया ले लो और उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डाल दो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरिया में चला जाएगा। चला गया, बैक्टीरिया लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरिया में चला गया। अब वायरस डाल दो इस पे, वायरस बैक्टीरिया से डीएनए आराम से फॉस्फोरस ले लेगा। अगर डीएनए रेडियो एक्टिव बनाना है तो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डाल दो और बैक्टीरिया डाल दो, बैक्टीरिया ले लेगा, फिर वायरस डाल दो, वायरस बैक्टीरिया से ले लेगा। दूसरे सॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दो तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव सल्फर को भी ले लेगा, उस पर वायरस डाल दो तो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बन जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी वायरस में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, पहले रेडियो एक्टिविटी कहाँ डालते हैं, पहले रेडियो एक्टिविटी डालेंगे वायरस के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर, फिर वायरस को अटैक करके उसमें आ जाएगी और फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम में तो इतना याद रखना कि जो, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी क्लियरिटी है या नहीं। तो क्लियरिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तो एक बार क्या था इसमें, जो क्या मिला इसमें, तो भाई क्लियरिटी दिख रही है जो इसमें, तो जो और क्लियरिटी ना हो तो कुछ पूछ लेना मेरे से जो है। हाँ, तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है इस हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट में। और 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। जब वायरस अटैच होगा बैक्टीरिया से तो वो तो इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया से हटा देंगे इसका वायरस का पार्ट, तो उसको इन्फेक्शन को ब्लेंडिंग बोल देंगे। और फिर सारे सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन बोल देंगे। जो सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे जो बैठेगा वो पैलेट है, ऊपर सॉल्यूशन है। रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के पैलेट में मिलेगी या ऊपर मिलेगी, ये देख लेना। जब वायरस का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, सॉल्यूशन में मिलेगी, बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन कोड बाहर रह जाती है। जब रेडियो एक्टिविटी डीएनए में डाली है तो बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी, क्योंकि वो डीएनए अंदर चला गया, और जो अंदर जाता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट। अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट और ले लेता हूँ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ये हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट था। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने किया है। एक एक्सपेरिमेंट किया है हर्षे-चेज ने, वो करवा दिया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मैंने +1 में कराया था, बैक्टीरिया के अंदर। +1 में बैक्टीरिया के अंदर करवाया था मैंने, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो करवाया था।
उस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को अब मैं दोबारा ले रहा हूं ढंग से ले। हम बोलते हैं ये चूहे के ऊपर किया गया था और एक बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था, माइस पे किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट कहां किया गया है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहां किया गया है? चूहे पे और डिप्लोकोकस निमोनी पे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया गया, माइस पे किया गया और डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे किया गया। निमोनिया करता है बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे किया गया और चूहे पे किया गया। बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। एक बैक्टीरिया वो होता है जो शरीर में जाने के बाद मर जाता है, उसको रफ बैक्टीरिया बोलते हैं। जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाकर मर जाए उसको रफ बोलते हैं। और दूसरा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाकर नहीं मरता, वो निमोनिया करके ही छोड़ेगा। निमोनिया करेगा, चूहा मरेगा, वो स्मूथ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, रफ बैक्टीरिया और स्मूथ बैक्टीरिया। रफ निमोनिया नहीं करता है, स्मूथ करता है। क्यों? स्मूथ बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग होती है। जो रफ को R2 स्ट्रेन बोलते हैं, रफ को बोलते हैं R2 स्ट्रेन, स्मूथ को S3 बोलते हैं। R2 रफ, स्मूथ को S3। अगर मेरे शरीर में या चूहे के शरीर में स्मूथ बैक्टीरिया चल जाएगा तो मरेगा नहीं। क्यों? उसके बारे में कैप्सूल की कवरिंग होती है। इस कैप्सूल की कवरिंग से हमारी WBC कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, जो क्योंकि उसके रिसेप्टर स्मूथ कैप्सूल के अंदर है, तो पहचान नहीं पाएंगे हमारी बॉडी जो है कि ये बाहर का बैक्टीरिया है। रफ बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाए तो उस बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती, तो वो रफ के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, हमारी सेल उसको पहचान लेंगे बाहर का है और उसको मार देंगे। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं मैं। ये क्या एक्सपेरिमेंट था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। शुरू कोर्स। ये चूहा लिया और रफ का इंजेक्शन लगाया। चूहा लाइव। क्या कहा मैंने? पहला स्टेप, रफ एक चूहा लिया, रफ बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगा दिया उस चूहे के। बैक्टीरिया को, चूहे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बैक्टीरिया अंदर मर गया। मैं पहले बता रहा हूं, रफ बैक्टीरिया नॉन हार्मफुल है, कुछ नहीं करेगा, मर जाएगा अंदर जाके। WBC मार देंगे चूहे के, तो उसके कुछ नहीं हुआ। कोई नई बात नहीं है, पहला स्टेप का हो गया। चलो दूसरे स्टेप पर। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में चूहे के स्मूथ बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया। चूहा स्मूथ बैक्टीरिया के लगने के बाद मर गया, निमोनिया हो गया, मर गया। ये भी कोई नई बात नहीं है, दोनों बात मैंने पहले ही बता दी है कि स्मूथ बैक्टीरिया खुद नहीं मरेगा, निमोनिया करेगा और निमोनिया से चूहा मर जाएगा। दो हो गए स्टेप। तीसरा स्टेप ऑफ तीसरा, स्मूथ बैक्टीरिया को हीट किया गया और फिर लगाया गया। तीसरे स्टेप में स्मूथ बैक्टीरिया लिया गया है, लेकिन स्मूथ बैक्टीरिया को पहले मार दिया और फिर इंजेक्शन लगाया। तो मरा हुआ क्या करे? कुछ भी नहीं करेगा। पहले तीसरे स्टेप में स्मूथ बैक्टीरिया लिया और उसको गर्म करके मार दिया और फिर इंजेक्शन लगाया, तो चूहा कुछ नहीं हुआ, चूहा सर्वाइव किया। मरा हुआ बैक्टीरिया कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। 3 स्टेप। चौथा स्टेप जो देखने लायक है, चौथा स्टेप देखने लायक है। चौथा स्टेप गौर से देखो, रफ लगाया और मरा हुआ स्मूथ लगाया। फोर्थ स्टेप में क्या इंजेक्शन है? रफ प्लस हीट किल्ड स्मूथ। चौथे स्टेप में रफ बैक्टीरिया का इंजेक्शन है और हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का इंजेक्शन है। तो रफ अकेला लगाया, कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा।
हीट किल स्मूथ लगाया, कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा। तो दोनों कुछ नहीं कहना, दोनों नॉन हार्मफुल है। रफ वैसे कुछ नहीं बोलता, हीट किल स्मूथ वैसे मरा हुआ है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। तो दोनों का जो मिक्सचर लगाया, रफ का और मरे हुए स्मूथ का, दोनों का मिक्सचर लगाया, दोनों नॉन हार्मफुल है। चूहा नहीं मरना चाहिए लेकिन चूहा मर गया। ये एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। यहां तक एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि रफ का इंजेक्शन लगाया कुछ नहीं हुआ, स्मूथ का लगाया तो चूहा मर गया। स्मूथ को गर्म किया तो नहीं मरा। रफ और मरा हुआ स्मूथ अकेले लगाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोनों को लगाया तो मर गया चूहा। क्यों मरा चूहा? तो ग्रिफिथ को पता है क्या मिला? चूहे को जब काट के देखा तो जिंदा स्मूथ बैक्टीरिया मिले। चूहे के अंदर क्या मिले? अंदर देखा तो चूहे के अंदर क्या मिले पता है? इसके अंदर लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया मिले। तुम बोलोगे जी लगाए तो नहीं थे, लगाए तो जिंदा रफ थे, मरे हुए स्मूथ थे, लिविंग स्मूथ कैसे आ गए? तुम्हारे हिसाब से क्या कैसे आए होंगे? गैस करो। तुम बोलोगे जी हो सकता है कि या तो पहले से प्रेजेंट हो लिविंग स्मूथ, हमने लगाए तो नहीं इंजेक्शन में, पहले से प्रेजेंट हो। अरे पहले से प्रेजेंट अगर होते तो चूहा पहले ही मर जाता। पहले से प्रेजेंट होते पहले ही मर जाता, पहले ही निमोनिया हो जाता। चलो तुम बोले जी मरे हुए स्मूथ जिंदा हो गए हो, तो हम बोले मरी हुई चीज कभी पैदा जिंदा नहीं हो सकती, जो ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा ऑप्शन है कि रफ स्मूथ में बदल गए हो। ऐसा ही हुआ था। रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में चेंज हो गई। रफ बैक्टीरिया स्मूथ में चेंज इसलिए हो गई, स्मूथ का डीएनए अंदर चला गया। स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए रफ में चल गया और रफ को स्मूथ में बदल दिया, और इस फिनोमेना को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग रफ बैक्टीरिया लिविंग स्मूथ में इसलिए चेंज हो गया, लिविंग स्मूथ में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि लिविंग रफ के पास डीएनए चला गया। लेकिन अभी तक नहीं मालूम पड़ा, बस इतना है, लिविंग स्मूथ में चेंज हो गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा। और प्लस मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट करवाना था इसलिए ये करवाया था, और इतना ही करवाया था। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हुआ, ये कैसे प्रूव करेंगे? आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि डीएनए अंदर चला गया इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अभी अगला एक्सपेरिमेंट है, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, अगला एक्सपेरिमेंट है। एवरी मैक्वाड और मैकार्टी, तीन साइंटिस्ट है। 16 साल बाद, 16 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब 1928 में ग्रिफिथ ने किया था, उससे 16 साल बाद इन्होंने किया। इन्होंने पता लगाया कि डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। कैसे हुआ? ऐसे ट्यूब ले ली और सब में बैक्टीरिया ले ली। ट्यूब ले ली, उन्होंने रफ बैक्टीरिया ले लिए, लेकिन स्मूथ बैक्टीरिया नहीं लिया। उसकी जगह उसका मॉलिक्यूल्स ले लिया। इसमें लिया डीएनए, इसमें लिया प्रोटीन, इसमें लिया आरएनए। इन तीनों में भी डीएनए, प्रोटीन और आरएनए प्लस एंजाइम, डीएनएज, प्रोटीएज, आरएनएज। समझ में क्या बोल रहा हूं मुझे? इन तीन सारे ट्यूमर में बैक्टीरिया ले लिया और स्मूथ बैक्टीरिया पूरा नहीं लिया। स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए लिया, किसी स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए अलग कर लिया, प्रोटीन अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया, अलग अलग डाले। डीएनए डाला, प्रोटीन डाली, आरएनए डाले। किस जगह पे रफ बैक्टीरिया स्मूथ में चेंज हो गया पता है? जिसमें डीएनए डाला। रफ बैक्टीरिया डीएनए की वजह से स्मूथ में चेंज हो गया, और आरएनए और प्रोटीन डालने के बाद वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए रफ बैक्टीरिया को स्मूथ में चेंज कर सकता है,
यानी पूरा स्मूथ रफ के साथ स्मूथ बैक्टीरिया ऐड किया था, पूरा स्मूथ बैक्टीरिया कुछ नहीं करता, उसका सिर्फ अकेला डीएनए है वो अंदर चला जाएगा, रफ को स्मूथ बना देगा। अगर उसकी आरएनए प्रोटीन जाए तो कुछ नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ था? रफ के अंदर डीएनए गया था, तो इसकी वजह से हुआ था। रफ बैक्टीरिया में डीएनए गया था इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, आरएनए और प्रोटीन डालने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन डीएनए प्रोटीन आरएनए के साथ अन्यायी डाल दो तो हम बोलेंगे आरएनए प्रोटीन अकेले लो तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, ये अंदर जाए कुछ नहीं करेंगे। इनको चाहे तोड़ लो, आरएनए को आरएनए से तोड़ो, प्रोटीन को प्रोटीन से तोड़ो, क्या फर्क पड़ना? कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ना। प्रोटीन आरएनए टूट जाएंगे तो भी रफ का कुछ नहीं होना। आरएनए प्रोटीन अकेले डालो तो भी बैक्टीरिया में जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इनको तोड़ दो वही नहीं तो भी कुछ नहीं होना। लेकिन सब बैक्टीरिया में डीएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन डीएनए को तोड़ दिया डीएनए एंजाइम से तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि डीएनए ही रफ के अंदर नॉर्मल डीएनए जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होती, तो रफ का स्मूथ बनेगा। डीएनए को तोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर रफ बैक्टीरिया में डीएनए अकेला डालोगे तो स्मूथ बन जाएगा, डीएनए अकेला डालोगे तो रफ का स्मूथ बन जाएगा, लेकिन डीएनए को तोड़ दोगे तो कुछ नहीं करेगा, डीएनए रफ का रफ ही रहेगा। कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन किसने की? रफ बैक्टीरिया को स्मूथ में किसने चेंज किया? डीएनए ने किया। रफ बैक्टीरिया को स्मूथ बैक्टीरिया में चेंज किया डीएनए ने। रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में डीएनए चेंज हो गई, इसका मतलब डीएनए रफ बैक्टीरिया को स्मूथ में चेंज कर सकता है, मतलब बॉडी करैक्टर को चेंज कर देता है, रफ का स्मूथ बना देता है। बॉडी करैक्टर कंट्रोल किया उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से भी मालूम पड़ा डीएनए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जाते साथ रफ का स्मूथ बना दिया तो बॉडी करैक्टर को बदल दिया, तो बॉडी करैक्टर को कंट्रोल करता है डीएनए। इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो पहला साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो ये ग्रिफिथ एवरी एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा था। ग्रिफिथ से नहीं मालूम पड़ा, एवरी मैक्लोइड से मालूम पड़ा। ग्रिफिथ से तो बस रफ से स्मूथ चेंज हुआ था, लेकिन ये डीएनए से हुआ, ये बाद में मालूम पड़ा इन साइंटिस्टों से, एवरी मैक्लोइड और मैकार्डिश। और हर्षचेज ने बाद में किया, 1952 में एक्सपेरिमेंट किया गया, इनके भी 8 साल बाद एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसने भी प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल, उसने प्रूव कर दिया डीएनए है, प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल। यहां पे मालूम पड़ेगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तुम बोलोगे जी रफ बैक्टीरिया के पास पहले भी तो डीएनए था, स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए जाकर क्या हो जाएगा? इसका मतलब स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए उस पर डोमिनेंट जीन है। स्मूथ बैक्टीरिया जो है उसके डीएनए में डोमिनेंट जीन है और रफ बैक्टीरिया के डीएनए में रिसेसिव जीन है। और रफ बैक्टीरिया तो रिसेसिव है, जैसे स्मूथ बैक्टीरिया गया वो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर दिया और उसको स्मूथ बना दिया, रफ को स्मूथ बना दिया अंदर घुस के। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कई चूहे के अंदर जब रफ और स्मूथ वाला एक्सपेरिमेंट किया था हमने, चूहे के अंदर रफ और स्मूथ वाला, तो जब चूहे के अंदर हमने रफ इंजेक्शन लगाया, हीट के स्मूथ लगाया, तो रफ बैक्टीरिया के अंदर हीट मरे हुए डीएनए का, मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए चला गया था। रफ बैक्टीरिया चूहे में लगाया तो मरे हुए स्मूथ का क्या इंजेक्शन लगाया था, रफ बैक्टीरिया का और मरे हुए स्मूथ का। रफ का इंजेक्शन था, मरे हुए स्मूथ का, तो मरे हुए स्मूथ का डीएनए अंदर गया और रफ से स्मूथ बन गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। कई चूहे ने तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर दी। हम बोले ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में भी रफ को अगर स्मूथ के साथ डालते हो या डीएनए के साथ डालते हो तो यहाँ भी रफ का स्मूथ बन रहा है। तो इसका मतलब माइस का कोई रोल नहीं था ट्रांसफॉर्मेशन में। लिविंग रफ को डेड स्मूथ से रखेंगे, अगर लिविंग रफ लिविंग स्मूथ में चेंज हो गया उस डीएनए की वजह से, तो इसमें माइस का कोई रोल नहीं। ये सब कुछ सेम एक्सपेरिमेंट अगर टेस्ट ट्यूब में किया जाए तो हो जाता है, तो माइस का कोई रोल नहीं था ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट थे दो जो साबित कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और हर्षचेज एक्सपेरिमेंट। ढंग से करो, इस पे जितने भी दिक्कत आए वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना, जो तुम्हारे दिमाग में समझ में ना आए। पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूरा बता देना, मैं पूरा बता दूंगा। जो पूरा टॉपिक नहीं समझ आया तो पूरा बता देना, थोड़ा ना आए तो थोड़ा बता देना। टॉपिक टर्म समझ में नहीं आए तो जो भी चीज समझ में नहीं बता देना मेरे को, जो मैं करा दूंगा। मैं यही वीडियो रोक रहा हूँ। अब लगभग वीडियो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, जो क्योंकि नोटबुक में वीडियो बनाने के लिए फोन को पकड़ना पड़ता है, अब पकड़ने के लिए घर में कोई है नहीं अब, तो मैं इसको बोर्ड पे बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।